नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेटलैंड के बारे में। ये वेटलैंड आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। मेंस का जो जीएस 3 का सिलेबस है इन्वायरमेंट, उसमें पढ़ना है, तो दोनों में आपको ये काम आएगा। वेटलैंड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, आखिर क्या कारण है कि ये धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है, इस लॉस को रोकने के लिए, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए हैं, वो हम लोग आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में। और मेंस का क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आप कंटेंट हमारा यूज़ कर सकते हैं, जो इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। देखो, वेटलैंड ट्रांजिशनल एरिया होता है, ट्रांजिशनल लैंड होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का। मतलब कि जो इकोसिस्टम ज़मीन पे है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये ज़मीन पे है। और जो पानी में बना हुआ जैसे कि झील है, तालाब है, वो एक्वेटिक हो गया। दोनों के बीच का जो एरिया है जहाँ पर आपको जो घास फूस है वो भी मिलते हैं, वनस्पतियाँ मिलती हैं, पर वो पानी में रहती हैं, इनको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। वो ज़मीन जो साल के कई महीने पानी से भरा हुआ हो उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। समझ गए? जैसे कि दलदल हो गया, ये सब चीज़ें। यहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, वनस्पतियाँ आराम से उग सकती हैं। रामसर कन्वेंशन, ध्यान सुनिएगा, रामसर कन्वेंशन अगर यूपीएससी पूछे कि संबंधित है किससे, तो कहना है आपको वेटलैंड से। कैसे याद रखेंगे सर? रामसर, सर से याद रखिए सरोवर। सरोवर क्या होता है? वेटलैंड होता है। तो ये जो ट्रीटी है उसके अनुसार वेटलैंड में मार्श आता है, स्वाम्प आता है, धान के खेत आते हैं, ब्रिकिश वाटर वगैरह का जो झील होती है ना, वो सभी इसमें आता है। क्लियर है? तो ये हो गया वेटलैंड का सिंपल डिफिनीशन। क्या बताएंगे? वैसा एरिया जो साल के अधिकांश महीने पानी से भरा हुआ हो उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। अब वेटलैंड कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मानवता को, इनको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। चूँकि वेटलैंड एक इकोसिस्टम है तो इसके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाती हैं। अब पहले एक सवाल देख लो। श्रिंकिंग वाटर बॉडीज एंड फ्लड्स इन अर्बन लैंडस्केप आर म्यूचुअली इंड्यूस्ड बाय ईच अदर। म्यूचुअली इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है कि जो वाटर बॉडी का श्रिंकिंग है, मतलब जो वाटर बॉडी मतलब वेटलैंड जो श्रिंक कर रहा है, इस कारण से अर्बन एरिया में फ्लड आ रहा है। समझ गए बात? तो आपको ये बात यहाँ पर बतानी है कि क्यों आ रहा है। देखिए, जो वेटलैंड होता है वो फ्लड को मिटिगेट करता है, फ्लड का जो खतरा है उसको कम करता है। कैसे सर? शहर में पानी भर गया बाढ़ के कारण, जो एक्स्ट्रा वाटर है ना वो बह करके इस वेटलैंड में चला जाता है और शहर डूबने से बच जाता है। तो हम कहते हैं कि फ्लड को इसने मिटिगेट कर दिया। कोस्टल एरिया में भी ठीक ऐसा ही होता है, जो बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं उससे कोस्टल एरिया को बचाता है, पानी वेटलैंड तक ही सीमित रह जाता है। ग्राउंड वाटर, हमारा जो भूजल है उसमें पानी को नीचे भेजता है प्यूरिफाई करके। तो वेटलैंड एक तरह से वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। क्या करता है? वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता है। समझ गए बात? तो इतनी सर्विसेज हैं जो वेटलैंड के द्वारा दी जाती हैं। आप इस सवाल का आंसर अब लिखेंगे। एक बात और, यहाँ पर आपको एनालाइज करने के लिए दे रहा है, आपको एग्जाम्पल लेने हैं रियल वर्ल्ड के। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में कई सारे जो तालाब थे उसको भर करके उस पर बिल्डिंग बना दी गई। सेम काम हुआ बेंगलोर में, सेम काम हुआ हैदराबाद में। तो इन शहरों का एग्जांपल देकर के बता सकते हैं कि इन शहरों में जो बाढ़ आई उसके पीछे वेटलैंड का लुप्त होना भी एक बड़ा कारण है।
अब वेटलैंड लुप्त क्यों हो रहा है? होता क्या है कि हम लोग वेटलैंड का जो पानी है उसको बहा करके वेटलैंड को भर देते हैं और वहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट कर देते हैं, मतलब मॉल बना दिया, बिल्डिंग बना दी, वहाँ पर टूरिज़्म के लिए कुछ बना दिया, वहाँ पर खेती करने लग गए, ठीक है ना। दूसरा, वहाँ पर हम लोग ड्रेजिंग कर देते हैं, मतलब वेटलैंड को खोद करके और गहरा बना देते हैं और नहर वगैरह उससे पास कर देते हैं। पानी तो वहाँ पर है ही, तालाब को वो जोड़ ही रहा है, तो वहाँ पर चैनलाइजेशन करके एक काम करते हैं कि हम नेविगेशन का रास्ता बना लेते हैं, मतलब वहाँ से आप नाव वगैरह चला सकते हैं। जैसे कि लोकतक झील, लोकतक झील जो है इसको आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि झील किस तरह का है। वहाँ पर नाव वगैरह चलता है, संगाई डियर यहीं पर मिलता है, इंडमिक है यहाँ का। तो काफ़ी हद तक लोकतक झील जो है ना ये भी खतरे की कगार पे है। यहाँ पर हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं, जो भी कूड़ा कचरा है जा कर के हमने वेटलैंड में फेंक आए। वहाँ पर जो सी वॉल है वो बना दिया, डाइक्स डैम बना दिए ताकि फ्लड से कंट्रोल, पानी जो है वो समुद्र से जाएगा वेटलैंड में, वेटलैंड से बह करके आएगा शहरों में, तो इसलिए वहाँ पर डैम बना दिया। दूसरी बात, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, न्यूट्रिएंट खेतों से बह करके ये सारा वेटलैंड में जाता है। और पता है आपको कि न्यूट्रिएंट वगैरह से क्या होता है? न्यूट्रिएंट वगैरह से वहाँ पर एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है, पूरा जो वेटलैंड सिस्टम है वो कोलैप्स होने के कारण पहुँच जाता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक टर्म है, आपको उस टर्म का नाम बताना है। बता पाएंगे? ये जो टर्म है एल्गल ब्लूम के बाद O2 का लेवल घट गया, वो वेटलैंड में हम लोग माइनिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पर पीट, कोयला, ग्रेवल और फॉस्फेट निकलता है। इसका इस्तेमाल अपने इंडस्ट्री में करते हैं। ग्राउंड वाटर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैनाल, रोड ये सब बना दिया। कई बार जो एलियन स्पीसीज़ हैं, इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं, वो लोकल फ्लोरा फाउना पर अटैक करती हैं और इकोसिस्टम को ख़राब कर देती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो शहर का जो नाला है उसमें जलकुंभी खूब सारा उगाया है, देखा है आपने? तो वो एक एलियन स्पीसीज़ है, उसका कोई प्रेडेटर नहीं है, बहुत तेज़ी से फैलता है। कई बार सब्सिडेंस, मतलब जो पूरा जो ज़मीन है वो नीचे धंस जाता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने के कारण, माइनिंग करने के कारण। कुछ नेचुरल काउजेज़ भी हैं, जैसे कि सी लेवल राइज हुआ तो समुद्र के किनारे का जो वेटलैंड है वो डूब जाता है, सूखा पड़ गया तो वेटलैंड सूख गया, हरिकेन, स्टॉर्म, ये सब भी नुकसान पहुंचाते हैं वेटलैंड को। तो इतना सारा मैंने आपको पॉइंट बताया, आपको 7-8 पॉइंट याद रखने हैं मोटा मोटा, जैसे कि ड्रेनिंग, न्यूट्रिएंट वाला याद रखिएगा, माइनिंग याद रखिएगा, कूड़ा करकट से भर देते हैं वो याद रखिएगा, सूखा, सी लेवल राइज। तो यहाँ पर 6 तो मैंने आपको तुरंत बता दिया, इन्वेसिव स्पीसीज़ 7वां, इतना याद रखिएगा मोटा मोटी, आपका आंसर निकल आएगा। सरकार ने मेनली 3 स्कीम चलाई हैं, 3 प्रोग्राम चलाया है। सबसे पहला है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, दूसरा है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया था 1986 में। साल याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात ये है कि यहाँ पर वेटलैंड को कंजर्व करने का और मैनेज करने का काम जो है वो राज्य सरकार को दिया गया है, या अगर कोई यूनियन टेरेटरी है तो उसको दिया गया है। मतलब केंद्र सरकार यहाँ पर अड़ंगा नहीं लगाएगी, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट दोनों करने का काम राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार एक प्लान सबमिट करेगा, क्या करेगा? 3 से 5 साल तक का जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सबमिट करेगा। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एक्शन प्लान। ये है वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में। अब ध्यान सुनिएगा, कोई भी काम करना हो तो सरकार पहले पॉलिसी बनाती है। जैसे कि अभी हाल में एजुकेशन पॉलिसी आया था, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं और जो स्कीम है
वो लॉन्च किए जाते हैं। वैसे ही नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 को बनाया गया। इस रूल के अंतर्गत सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया। इस रूल में यह कहा गया कि आप वेटलैंड में कोई भी सॉलिड वेस्ट का डंपिंग नहीं करेंगे, मतलब कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे वहाँ पर। जो भी हैजार्डियस वस्तुएं हैं, जो भी अनट्रीटेड वस्तुएं, जैसे कि आपके शहर का जो नाला है वो बह करके यहाँ पर नहीं जाएगा जब तक कि उसको ट्रीट नहीं कर दिया जाता। ट्रीट करने का मतलब होता है सर, नाला का जो पानी है उसमें कम से कम क्लोरीन वगैरह डाल दो, दूसरी चीज़ें हैं वो डाल दो, ताकि उसमें प्योरिटी बढ़ जाए और जो कूड़ा कचरा है वो कम हो जाए। ठीक है, कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा वेटलैंड में, ये भी कहा गया है इन रूल में। आपको ये सब जो स्कीम का नाम है वो एक बार में याद नहीं होगा, आप इसको कागज़ पर लिखिए, 3 बार 4 बार जब लिखेंगे ना आपको याद हो जाएगा। याद करना जरूरी है सर, हाँ, क्योंकि इकोसिस्टम पर यूपीएससी सवाल पूछ रहा है मेंस में ज़्यादा। कोरल पर सवाल पूछ चुका है, मैनग्रोव ये एक हॉट टॉपिक पर सवाल पूछ चुका है, क्रायोस्फीयर पर सवाल पहले पूछ चुका है यूपीएससी। तो ये सब इकोसिस्टम है। अब हो सकता है कि अब की हमारी वेटलैंड की हो। अगला है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। यहाँ पर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा हर राज्य में। ये वेटलैंड को रेगुलेट करेगा और कैसे उसको बचाना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाएगा। सभी वेटलैंड का एक डाटाबेस बनाया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा। किसमें सर? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल में। क्लियर है? ठीक है। अगला जो वेटलैंड कमेटी है उसको सेटअप किया जाएगा। ध्यान सुनना, ये पुराना वाला था, ये नया वाला रूल है, 17 में दोबारा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो नेशनल वेटलैंड कमेटी है उसको सेटअप किया जाएगा और यहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है ना उसके सेक्रेटरी के अंतर्गत। एक बात और, ये जो बातें हैं ना वो नई हैं, मगर ये जो रूल्स हैं ये सब वही रहेंगे, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया यहाँ पर। मतलब कि वेस्ट का डंपिंग अभी भी बैन है, जो अनट्रीटेड एफ्लुएंट है इनका डंपिंग अभी भी बैन है। तो आपको ये सब पढ़ना ही है, ठीक है, सब लिख करके आना है बढ़िया से। तो ये हो गया वेटलैंड के बारे में। कंक्लूजन क्या है? इतनी स्कीम चलाने के बाद भी कई सारे समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत सारे वेटलैंड को इग्नोर कर दिया गया है, वो सरकार के डाटाबेस में नहीं है। प्लस वेटलैंड पर निर्भर कई सारे लोग हैं जो वहाँ पर अपने पशुओं को चराने जाते हैं, वहाँ पर उनका ट्रेडिशनल राइट है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके मोहल्ले में कोई खेल का मैदान है तो उस पर आपका अधिकार है कि हम वहाँ पर जाकर खेलेंगे। वैसे ही कोई जंगल है, उसमें कोई ट्राइबल रह रहा है, कोई जनजाति रह रही है, तो उसका उस पर अधिकार है ना। इसको हम लोग ट्रेडिशनल राइट कहते हैं कि हमारे पुरखे वहाँ पर रह रहे हैं। वैसे ही वेटलैंड, अच्छा वेटलैंड से मतलब केवल आप नदी तालाब मत समझना, बड़ा बड़ा एरिया जो होता है ना उसको भी वेटलैंड कहते हैं, जो पानी से भरा हुआ रहता है कुछ समय तक। ज़रूरत क्या है? उसको हमें कंजर्व करने की, उसको हमें वाइज यूज़ करने की ज़रूरत है वेटलैंड को। कैसे सर? वाटर रिचार्ज कीजिए, अपना जो पानी है उसको प्योरीफाई कीजिए। जैसे कि जो आपका दूषित पानी है उसको आप वेटलैंड से गुजार दीजिए, तो वहाँ पर वेटलैंड में जाते ही पानी की रफ्तार घट जाती है। ध्यान सुनना, वेटलैंड से गुजरते ही पानी की रफ्तार घट जाती है, और जब पानी की रफ्तार घटती है ना तो उसका कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, मतलब उसका ढोने का क्षमता घट जाता है और सेडिमेंट धीरे धीरे बैठने लगता है नीचे तली पर। जब सेडिमेंट बैठ जाता है तो पानी प्योर हो जाता है अपने आप। जो हैवी मेटल्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। वेटलैंड के जो पौधे हैं ना वो पानी में मौजूद हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो समझे कितना फ़ायदा हुआ? 4 पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको पिछली स्लाइड में जो था ना सर्विसेज वाला, उसमें छठा पॉइंट हो गया कि आपका हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर कैरी कैपेसिटी प्योरीफाई वगैरह कर देगा। ऐसा बातें आपको याद रहेंगी, इसको लिखिएगा, ठीक है। सवाल आपके लिए है ये कि भारत में जो इकोसिस्टम जो हमारा वेटलैंड है इसके लॉस के पीछे क्या कारण है। दूसरा, सरकार की पहल कौन कौन सी है ये बता देंगे आप, और चूंकि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो आप इसमें एक वे फॉरवर्ड भी दे देंगे।
ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का आंसर राइटिंग सेशन, आज का टॉपिक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।